हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्लास 12 है, कौन सी क्लास, जो क्लास 12 है उसके जो ड्राइंग की बुक है उसका चैप्टर 1 देखेंगे। चित्रकला, पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़तरनाक पार्ट है साथियों ये। ओके सर, यदि आप आगे भी चित्रकला लेते हो तो ये पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा आपकी आगे भी आएगी साथियों काम। ओके, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है साथियों। इसके नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसका नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आज ही चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से जो PDF मिलेंगे वो आपको डाउनलोड कर सकते हो साथियों। आप हो गए ड्राइंग चैप्टर 1 के, आपको यूट्यूब पर ड्राइंग की बुक के नोट्स कहीं भी नहीं मिलेंगे साथियों। पूरी यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मिलेंगे नहीं साथियों। ओके, तो ड्राइंग के आपको नोट्स मिलेंगे शाम को 8 बजे। कितने बजे? शाम को 8 बजे रहेंगे, मिलेंगे साथियों। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारा पार्ट 1 है साथियों। पार्ट नंबर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा साथियों, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है इसलिए। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट साथियों कि आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन, सभी वीडियो, सभी नोट्स, सभी प्रश्न उत्तर आप तक पहुँच जाए साथियों। तो शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें बताया गया है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र अध्याय भारतीय चित्रकला का स्रोत, ये इसमें टॉपिक है साथियों। अब इसमें टॉपिक में हम विशद जानकारी प्राप्त करते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का तृतीय खंड क्या है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण का तृतीय खंड, कौन सा? तृतीय, जो कि 5वीं शताब्दी का ग्रंथ है, जिसमें चित्रसूत्र नामक एक अध्याय ही है। क्या नाम है? जिसमें चित्रसूत्र नामक एक अध्याय है साथियों। ओके, इसको सामान्यतः भारतीय कला और विशेषतः चित्रकला का एक स्रोत माना जाना चाहिए। मानते नहीं, ये जाना चाहिए। लेकिन यह अध्याय प्रतिमा लक्षण के अंतर्गत प्रतिकृति की कला के बारे में बात करता है, जो कि चित्रकला के सिद्धांत है। ये खंड मानव आकृति के त्रिआयामी दृष्टिकोण, तकनीक, उपकरण, सामग्री, सतह, अनुभूति के बारे में विमर्श करता है साथियों। किसके बारे में? यह खंड मानव की आकृति त्रिआयाम यानी कि 3 आकृति, 3 मुंह वाली आकृति के दृष्टिकोण, तकनीक, उपकरण, सामग्री, सतह यानी कि सतह यानी कि दीवार, अनुभूति के बारे में विमर्श करता है, इनके बारे में हमको बतलाता है साथियों। क्योंकि ये चित्र के विभिन्न अंगों जैसे रूपभेद हो गया, या बाहरी स्वरूप, प्रमाण या मापन, अनुपात और ढांचा, भाव या व्यक्त करता है साथियों। क्लियर हुआ? लवण योजना, कौन सी? लवण योजना या सौंदर्य रचना, सादृश्यता या समरूपता और वर्णिका भंग, रंगों और ब्रश का उपयोग करने के बारे में बहुत विस्तार से उदाहरणों सहित बतलाता है साथियों। इन सभी के बहुत सारे उपखंड हैं। इन सिद्धांतों को कलाकारों द्वारा पढ़ा और समझा गया है। शताब्दियों तक इनका अनुसरण किया गया। इस प्रकार से ये भारत में चित्रकला के विभिन्न तरीकों व संगठनों का आधार बनाए। यहाँ पर एक बात आई है। क्या बात आई है? यहाँ पर कहाँ पर गई? इन सभी बहुत सारे खंड यानी कि जो ये दिए गए, इनके बहुत सारे उपखंड भी दिए गए हैं साथियों, और इन उपखंडों के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ हम नीचे पढ़ेंगे साथियों। तो पहला खंड है पांडुलिपि चित्रकला। कौन सा? पांडुलिपि चित्रकला है। चित्रों के उस भाग, क्या नाम है? चित्रों के उस बड़े भाग को सही तरीके से पांडुलिपि चित्रकला कहा जाता है, जब कवि कविता या गीत को, जो महाकाव्य, विभिन्न सिद्धांतों, साहित्यिक कविताओं या संगीत के असलिप पाठों से लिए गए हैं। दोबारा सुनना है आपको। जब कवि कविता का गीत करता हो, जो महाकाव्य को लिखता हो, विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से समझाता हो, साहित्यिक कविताओं या संगीत के हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखे गए पाठों से लिए गए हो, जब इस पांडुलिपि चित्रकला का प्रयोग किया जाता है साथियों, को चित्रों के रूप में अनुवादित किया जाता है। जब इसका प्रयोग किया जाता है, कवि की उस शब्दावली को सुंदर तथा स्पष्ट हस्तलिपि उस चित्र के सबसे ऊंचे एक बॉक्स जैसे भाग में सीमांकित कर दर्शाया जाता है साथियों। कभी कभी यह लिखित शब्दावली कलाकारी के सामने नहीं, वर्ण पृष्ठ भाग में लिखी जाती है। कौन से? वर्ण पृष्ठ भाग में, यानी कि पहले भाग में इसको लिखा जाता है साथियों। क्लियर हुआ? पांडुलिपि चित्रों के सिद्धांत तो विस्तृत वस्तु के समूह के रूप में माना गया है। प्रत्येक समूह के विभिन्न प्रकार के अलग कहीं या चित्र या ग्रंथ समाहित हैं। चित्र का प्रत्येक जिल्द समानांतर अध्याय रखता है साथियों, जिसे या तो चित्र के ऊपर हिस्से में या इसके पृष्ठ भाग में दर्शाया जाता है, यानी कि उखेरा जाता है साथियों।
क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ से प्रत्येक समूह का कपड़े के एक टुकड़े में लपेट राजा या संरक्षण के पुस्तकालय के एक बंडल के रूप में संचित किया जाता है। ये आपके पांडुलिपि चित्रकारी हो गई साथियों, इस प्रकार से ये काम आती हैं और इसके बारे में आपको मैंने विस्तृत जानकारी के साथ बता दिया है साथियों। अगली दूसरी खंड में आती हैं आपके कॉलफन पृष्ठ क्या है, कॉलफन पृष्ठ यानी कि पुष्पिका, क्या नाम है, पुष्पिका। ओके, समूह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कॉलफन का पृष्ठ होता है। समूह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा होता है, पुष्पिका कहो या फिर कॉलफन कहो। जो संरक्षक कलाकार या उकेरने वाले संगठन या कार्य के पूर्ण होने की तिथि और स्थान और अन्य महत्वपूर्ण विवरण की सूचना प्रदान करता था साथियों। ओके, ये महत्वपूर्ण है ये भी। आगे हैं कि आज के समय के प्रकोपों के कारण कॉलफेन के पृष्ठभाग गुम हो गए हैं। यानी कि आज के इस समय में जो ये कॉलफेन पुष्पिकाएँ गुम का मतलब है कि आज इसको सभी लोग भूल चुके हैं। अपने उद्यम अपने संगठन के कहने पर कला विद्वानों के गुम हो चुके विवरणों को उनके क्या नाम है, उनके गुणों के आधार पर बनाया गया है साथियों। कला के कमजोर भाग होने, चित्रों को गलत तरीके से रखे जाने, आग, नमी या अन्य इसी प्रकार की विविधताओं के कारण कला के संवैधानिक कार्य बन गए हैं साथियों। ओके, क्लियर हुआ। अगला खंड है साथियों हमारे पास लघु चित्र यानी कि छोटा चित्र, यानी कि मध्यकालीन युग से चित्रकला ने एक सामान्य नाम अर्जित किया है। उदाहरणतः लघु चित्र अपने संक्षिप्त आकृति के कारण इन्हें लघु चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यकालीन युग से चित्रकला के एक सामान्यतः नाम अर्जित किया है। उदाहरणतः लघु चित्र अपने संक्षिप्त यानी छोटी आकृति के कारण इन्हें लघु चित्र भी कहते हैं साथियों। क्लियर हुआ, ये इसकी परिभाषा हो गई। इन लघु चित्रों के हाथ में लेकर इनकी संक्षिप्त आकृति के कारण निकट से देखा जाता था साथियों। कहाँ से, यदि इनकी आकृति को हाथ में लेते थे और निकट के पास से देखा जाता था साथियों। संरक्षक के घर की दीवारों की भित्ति चित्रों से सजाया जाता था। लघु चित्र जिन्हें कला का बहुमूल्य एक कीमती रूप माना गया है, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी सुगम था। यानी कि जो लघु चित्र होया करते थे उनको हाथ में लेकर निकट के यानी पास से देखा जाता था और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत अच्छा माना जाता था साथियों। ओके, अतः इन चित्रों को राजकुमारियों को उनके विवाह के समय दहेज के रूप में दिया जाता था। जो भित्ति यानी कि जो लघु चित्र होते हैं साथ ही उनके जो राजकुमारी का विवाह होता था उस पहले के ज़माने में तो दहेज के समय ये लघु चित्र दिए जाते थे साथियों, की उपहार दिए जाते थे साथियों। इन्हें आभार के स्वरूप में राजा एवं दरबारियों के बीच के उपहार के रूप में आदान प्रदान किया जाता था। क्या हुआ, जो राजा होते थे और दरबारी होते थे उनके बीचों में आदान प्रदान एक दूसरे को देते थे और एक दूसरे लेते थे साथियों। ओके, उपहार के रूप में आदान प्रदान किया जाता था। और सुदूर स्थानों पर इसका व्यापार किया जाता है कि सुदूर यानी कि अच्छे स्थानों पर जैसे बाजारों में इनका व्यापार किया जाता था साथियों। चित्र भी तीर्थ यात्रियों, साधु संतों, साहसिक यात्री, व्यापारी और व्यवसायी रूप में वक्ता का कार्य करने वाले साथ साथ सुदूरवर्ती क्षेत्रों में यात्राएं करते थे। इस प्रकार उदाहरणतः क्या नाम है यहाँ पर, मेधाड़ी क्या नहीं, मेवाड़ के चित्र को बूंदी के राजा यहाँ पर उसी प्रकार से बूंदी के चित्र मेवाड़ के राजा यहाँ मिल सकते थे साथियों। ओके साथियों, ये भी हमारे लघु चित्र से संबंधित चीज़ें हो गई है साथियों, बिल्कुल क्लियर। अब अगला खंड आता है हमारे चित्रों के इतिहास का पुनः निर्माण। क्या नाम है, चित्रों के इतिहास का पुनः निर्माण। तो देखो, चित्रों के इतिहास का पुनर्निर्माण एक अभूतपूर्व कार्य, अभूतपूर्व यानी बहुत पहले से चलता हुआ काम है साथियों। ये बहुत पिछले सालों से काम चलता आ रहा है साथियों। अभूतपूर्व पहले से चलता हुआ कार्य है। वहाँ पर कुछ तिथिवार समूह हैं जिसकी बिना तिथि के समूहों से तुलना करते थे। अगर इन सभी को क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो इनके बीच कुछ काले स्थान रह जाते हैं साथियों, जहाँ पर कोई केवल चित्रांकन गतिविधि के प्रकार को देख सकता है जो उस समय पनपा था साथियों। जो चित्र गए उनके बीच में कुछ खाली स्थान रह जाता है जिसको हम इस समय देख कर सकते हैं साथियों। अगला है, अगर इन विषयों को अलग हटकर देखा जाए तो जिल्द के अंतर्गत खुले हुए चित्र मूल जिल्द के भाग नहीं है और इन्हें विभिन्न अजायब घरों या निजी संग्रहों में बांट दिया जाता था। इन चित्रों के जिन चित्रों ने समय की सतह को बनाए रखा है, अर्थात जिन चित्र पर तिथि पड़ी हुई है उन्हें पुनः निर्धारित समय सीमा को चुनौती दे रहे हैं।
और विद्वानों को इतिहास के क्रम से संशोधित करने और पुनः परिभाषित करने को विवश करते हैं। इस प्रकार शैली और अन्य परिस्थितिजन्य गवाहों के आधार पर चित्रों के बिना तिथि के समूहों को परिकल्पना के समयबद्धता के अनुसार उत्तरदायी माना जाता है। साथियों क्लियर हुआ? अब देखो समझाना तो बहुत कठिन है क्योंकि बहुत खतरनाक पार्ट है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत समझा भी ज़्यादा वो तो चीज़ नहीं है चित्रकला की बहुत समझाओ आपको, क्योंकि चित्रकला में चित्र बना तो 70 नंबर ले लो, 30 नंबर का पेपर होता है जिससे आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। साथियों क्लियर हुआ? तो देखो आप अगला पॉइंट है कि पश्चिमी भारतीय चित्रशैली, इसके बारे में पढ़ेंगे। चित्रकला के जो कि भारत के पश्चिमी भाग में बड़े रूप में पनपे हैं, जो उसमें पश्चिमी भारतीय चित्रशैली का एक प्रमुख केंद्र गुजरात है। जो भारतीय चित्रशैली उसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर है साथियों? गुजरात है। और इसमें अन्य केंद्रों के रूप में राजस्थान का दक्षिणी भाग और मध्य भारत का पश्चिमी भाग भी है साथियों। राजस्थान का पश्चिमी और दक्षिणी भाग भी है साथियों। क्लियर हुआ? इसमें गुजरात के कुछ बंदरगाहों की उपस्थिति के साथ इन क्षेत्रों से गुजरने वाली व्यावसायिक मार्गों का एक जाल है, जिसमें वहाँ के स्थानिक शक्तिशाली सरदार, सौदागर और व्यापारी व्यापार से अर्जित अपनी धन संपदा और समृद्धि के कारण कला के संरक्षक बन गए साथियों। क्लियर? व्यापारी वर्गों में मुख्यतः जैन समुदाय के प्रतिनिधि होते थे। जो व्यापारी होते थे वो जैन समुदाय के हुआ करते हैं साथियों। क्लियर हुआ? जो कि जैन संप्रदाय से संबंधित विषय वस्तु कला के महत्वपूर्ण संरक्षक बनते थे साथियों। क्लियर हुआ? अब अगला देखेंगे हम जैन चित्रशैली। क्या से जैन चित्रशैली है पश्चिमी भारतीय चित्रकला के वो भाग जो जैन विषय वस्तु और हस्तलिपि का चित्रण करते हैं उसे जैन चित्रशैली के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक के साथ जैन चित्रशैली। जैन चित्रों के प्रोत्साहन भी मिला क्योंकि इन समुदायों में प्रचलित शास्त्र दान की अवधारणा इसका समर्थन किया, क्योंकि समुदाय में प्रचलित प्रोत्साहन यानी कि आगे बढ़ने का उत्साह मिला साथियों इनको, क्योंकि इसमें शास्त्र दान की अवधारणा सम्मिलित है साथियों। जहाँ उत्तराधारित चित्रों के मठों की लाइब्रेरी जिसे भंडार कहा जाता है में दान देने कार्य उदारता, आभार एवं अधिकारिता के भाव के रूप में महिमामंडित किया जाता है साथियों। क्लियर हुआ? अब अगले रेड लाइन है कि जैन परंपरा के निम्नलिखित प्रमुख यंत्र जिसमें जैन चित्रशैली चित्रित किए गए ये शायद 4 है साथियों। इसके बारे में कल विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो दोस्तों मैंने आपको इस पार्ट की पूरा सार बता दिया है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वाक्य हैं वो भी आपको बता दिया साथियों। क्लियर हुआ? कल नए वीडियो में देखेंगे अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीकी से जो 4 भाग है 4 घंटे उनको। तो सभी दोस्तों कल तक जय हिंद जय भारत।